हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बू मेंग जी शुआंग के पास आती है और कहती है कि राजा ने मुझे परमिशन दी है कि मैं तुम्हारे साथ केस को सॉल्व करूं। बाद में वो जी शुआंग की तारीफ करने लगती है तो जी शुआंग कहता है कि तुम तो अभी भी केयरलेस ही हो, तुम जेल के अंदर भी गेम्स खेल रही थी। तो वो कहती है कि पर तुम्हें कैसे पता चल गया, मैंने तो सब कुछ छुपा लिया था। तो वो कहता है कि देखो, ये मुझे खोपचे में से मिला है। बाद में ये दोनों साथ में जियान के कमरे के लिए जाने लगते हैं क्योंकि उसे असली कातिल को ढूंढना था। उसके कमरे में आती ही बू मेंग इधर उधर की चीज़ों को टच करने लगती है तो जी शुआंग कहता है कि रुक जाओ। तो वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं क्राइम सीन को बिगाड़ रही हूँ, पर रुको ज़रा, ये तो क्राइम सीन है ही नहीं। ये सुनकर तो जी शुआंग अपना सर पकड़ लेता है। तभी ही बू मेंग की नज़र एक पंखे पर जाती है। वो कहती है कि हाँ मुझे याद है, यह पंखा ना ईस्ट के राजकुमार का है। उसने जश्न में कहा था एक मेड से कि अगर तुम मेरे लिए स्माइल करती हो तो ये पंखा मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा। शायद उस मेड ने प्राइवेट में जाकर राजकुमार को अपनी स्माइल दिखा दी होगी और ईस्ट के राजकुमार ने उसे ये पंखा गिफ्ट में दे दिया होगा। पर ये पंखा यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैं समझ गई, उस मेड को ना जियान से जलन हो गई होगी कि ईस्ट का राजकुमार उसे ज़्यादा भाव देने लगा है, इसलिए उस मेड ने जियान को मार डाला होगा। केस सॉल्व। ये सुनकर जी शुआंग उसकी ओर गुस्से से देखता है। वो कहता है कि वो मेड कातिल नहीं है। आगे जी शुआंग वेन लाओ के पास जाता है और कहता है कि केस सॉल्व मैं करने जा रहा हूँ पर बू मेंग मेरा साथ दे रही है, तो बू मेंग पर कोई भी खतरा पड़ सकता है, इसलिए आप बू मेंग को विड्रॉ करने को कहें। वेन लाओ कहता है कि नहीं, बू मेंग जो करना चाहती है वो उसे करने दो, वैसे भी वो मेरी कहाँ सुनती है। अब वेन लाओ जी शुआंग के सामने तो कुल बन जाता है पर अंदर आकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहता है यूनुस से कि वो दोनों बाहर जाने वाले हैं तो तुम उसके पीछे किसी को लगा दो। थोड़ी देर के बाद यूनुस वापस आता है और कहता है कि मैंने उन दोनों के पीछे फूजी को लगा दिया है। वेन लाओ कहता है कि फूजी, उसको तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता, तुम कर क्या रहे थे? अगर बू मेंग पर कोई खतरा पड़ता है तो फूजी वहाँ क्या करेगा? वो 18 किल को बुलाता है और कहता है कि उन दोनों पर दूर से ही नजर रखना और पकड़े मत जाना। बू मेंग तैयार होकर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर जी शुआंग तो नहीं है, इसलिए वो अकेले जाने लगती है। पर रास्ते में ही उसे जी शुआंग मिल जाता है। वो कैरेज रुकवा कर उसे पैसे देने के लिए जाती है पर देखती है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं। तो जी शुआंग आता है और उसकी मदद कर देता है। बू मेंग कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी तो वो मना करता है। तो वो कहती है कि तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया और अकेले ही क्यों चले आए? तो जी शुआंग कहता है कि मैंने काफ़ी टाइम तक तुम्हारा इंतज़ार किया है। आगे ये दोनों जाने लगते हैं तो एक लड़की चिल्ला रही थी कि बेन्यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ही क्यों? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जिस लड़की से भी प्यार करते हो वो मर जाए। बू मेंग ये सुनकर कहती है कि कौन ऐसा पत्थर दिल इंसान होगा जो कि इस सुंदर सी लड़की को रिजेक्ट करेगा? तो जी शुआंग कहता है कि बेन्यू मेरा कॉन्सिडरी नेम है। ये सुनकर बू मेंग को लगता है जोर का झटका, तो जी शुआंग उसे संभाल लेता है। वो कहता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं बस काम करना चाहता हूँ। यह सुनकर बू मेंग कहती है कि तुम्हारा कैरेक्टर तो राइटर ने बहुत ही अच्छा लिखा है, शायद इसीलिए मैंने जो लेटर्स तुम्हें लिखा था उसका तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। जी शुआंग कहता है कि क्या, कौन सा लेटर? तो बू मेंग कहती है कि तुम्हें क्या कुछ याद नहीं है? कोई बात नहीं, भूल जाओ। फिर ये दोनों ही ईस्ट के राजकुमार से मिलने के लिए ब्रोथल में आए होते हैं। वहाँ पर ईस्ट का राजकुमार दो लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। जी शुआंग उसे उस पंखे के बारे में पूछता है। ईस्ट का राजकुमार कहता है कि ऐसे बहुत सारे पंखे मेरे पास पड़े हैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसे कहाँ रख के छोड़ देता हूँ। फिर वो याद करता है। वो कहता है कि मैं उस रात उस मेड से कह रहा था कि मुझे अपनी स्माइल दिखाओ, पर वहाँ पर वेस्ट का राजकुमार आ जाता है। वेस्ट का राजकुमार उस पंखे को लेकर उस मेड को वहाँ से भगा देता है एंड वो खुद भी वहाँ से चला जाता है। बस इतना ही। यह सुनकर ये दोनों तो वापस जाने लगते हैं। दूर से ही फूजी उन दोनों पर नज़र रखे था। वो कहता है कि ये दोनों साथ में ब्रोथल आए, ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा। बाहर आकर बू मेंग कहती है कि ईस्ट का राजकुमार जियान को पसंद करता होगा,
तो जीशुआंग कहता है कि ऐसा नहीं है, राजकुमार को लड़कियां नहीं पर लड़के पसंद हैं। बूमेंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी वो लड़कियों के साथ मज़े कर रहा था। हाँ मैं समझ गई, वो ना ऐसा नाटक करता है कि वो एक प्ले बॉय है ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। तो जीशुआंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, एक दिन ईस्ट के राजा ने राजकुमार को रंगे हाथ पकड़ लिया था, वो एक लड़के के साथ मज़े कर रहा था। अगले दिन ये हेडलाइन बन चुकी थी, राज्य में सबको पता लग गया था। राजा ने तो मना कर दिया था कि वो उसे राजगद्दी नहीं देंगे, इसलिए ईस्ट के राजकुमार ने सोचा कि वो ऐसा नाटक करेगा कि उसे लड़कियां पसंद है। वो लड़कियों से फ्लर्ट तो करता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे कोई पसंद वगैरह करता है। बूमेंग कहती है कि मैंने तो एक स्टोरी ऐसे भी सुनी है कि ईस्ट का राजकुमार बहुत दूर दूर तक घूमने गया और उसे एक सुंदर सी लड़की पसंद आ गई थी। तो जीशुआंग कहता है कि तुमने गलत स्टोरी सुनी है, वो सुंदर सी लड़की दरअसल एक लड़का था। राजकुमार को पहले से ही ये बात पता थी। वहाँ पर वेस्ट का राजकुमार नशे की हालत में एक सर्वेंट को डांट रहा था और उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा था। ये दोनों भी ये नज़ारा देख रहे थे। वेस्ट का राजकुमार उसके पास आता है और जीशुआंग के ऊपर बेहोश होकर गिर जाता है। बूमेंग चिल्लाती है कि हे भगवान ये मर गए। तो जीशुआंग कहता है कि बस बेहोश हुआ है, ऐसे रिएक्ट मत करो। ये दोनों ही फिर वेस्ट के राजकुमार को लेकर होटल जाते हैं। फूजी उन दोनों को दूर से देख रहा था। वो कहता है कि बूमेंग दो लड़कों के साथ होटल गई है, महाराज को पता लगेगा तो क्या होगा। वेस्ट के राजकुमार को सुलाकर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये जब उठ जाएंगे तो हम उसके बाद पंखे के बारे में उसे पूछ लेंगे। बहुत ज़्यादा रात हो जाती है पर राजकुमार उठते नहीं है। तो बूमेंग कहती है कि मुझे तो नींद आ रही है। ये देखकर जीशुआंग कहता है कि रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कमरे का इंतज़ाम करता हूँ। जीशुआंग कमरे को देख रहा था कि कमरे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। दूर से फूजी उन दोनों को दूरबीन लगाकर देख रहा था। जीशुआंग खुली खिड़की देखकर उसे बंद कर देता है। फूजी तो शॉक हो जाता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है एंड उसका पिछवाड़ा भी सूज जाता है। यहाँ रात में वेनलाओ को नींद नहीं आ रही थी। वो गुस्सा कर रहा था कि ये बूमेंग अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई है। वहाँ पर फूजी चिल्लाता हुआ आता है कि महाराज, बूमेंग एक ही होटल में दो लड़कों के साथ रुकी है। वेनलाओ कहता है कि मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना है। यूनुच उसे रोक देता है कि महाराज रुकिए, वहाँ पर 18 किल भी है। अगर जीशुआंग कुछ भी बूमेंग के साथ करने की ट्राई करता है तो 18 किल उसे मौत के घाट उतार देगा। वेनलाओ कहता है कि हाँ सही कहा। यूनुच कहता है कि महाराज आप शांति से सो जाए, पर वेनलाओ को कहाँ नींद आने वाली थी। वेनलाओ के जाने के बाद यूनुच कहता है कि गधे कहीं के, तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। फूजी कहता है कि हाँ मेरा पिछवाड़ा। जीशुआंग बूमेंग के कमरे के बाहर सो रहा था। 18 किल वहाँ पर आता है तो वो उसे सारी खबर दे देता है, यानी कि जीशुआंग को पहले से ही पता था कि 18 किल उन दोनों का पीछा कर रहा है। अगले दिन वेस्ट के राजकुमार से इस पंखे के बारे में ये लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इस पंखे को तो मैंने साउथ के राजकुमार को दे दिया था, अब ये दोनों साउथ के राजा से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर छोटा राजकुमार भी था। वो इस पंखे को देखकर कहता है कि मुझे पता है कि ये पंखा कहाँ होगा। वो कहता है कि ये पंखा मेरे पास था, पर इस पंखे को लेकर मैं जा रहा था तो मैंने एक घिनौनी सी चीज़ को देखा। कॉन्सर्ट रू के महल में मैंने एक यूनुच को एक लड़की को किस करते हुए देखा तो मैंने ये पंखा उसे मार दिया। मैं तो जल्दी से वहाँ से भाग आया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी डिस्कस्टिंग चीज़ को देखकर मेरी मेंटल हेल्थ पर कोई असर पड़े। जीशुआंग कहता है कि सारे यूनुच तो गे होते हैं, पर फिर वो एक लड़की को कैसे किस कर सकते हैं। अगले दिन वेनलाओ की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। वहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर आता है तो यूनुच कहता है कि इसे कोई भी दवाई मत देना क्योंकि इसे प्रेम रोग हो गया है। वेनलाओ कहता है कि बकवास करना बंद करो और मेरी प्रॉब्लम को देखो। वेनलाओ कहता है कि यह औरतें सारी ऐसी ही क्यों होती है, उसकी गलती होती है पर फिर भी माफ़ी क्यों नहीं मांगती। तो इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि हाँ आपने सही कहा, गलती औरतों की होती है पर वो ऐसे जताती है जैसे कि गलती तो हम मर्दों ने ही की हो। तो वेनलाओ कहता है कि दैट्स राइट। इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि अगर तुम किसी औरत के प्यार में पड़ जाओ तो समझ लो कि तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। वेनलाओ कहता है कि फिर तो उस बुरे वक्त की कोई लिमिट ही नहीं होती। दोनों ही कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ। वेनलाओ कहता है कि 1 मिनट जरा रुको, तुम्हें औरतों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? तुम मेरी पीठ पीछे किसी के साथ चक्कर तो नहीं चला रहे हो ना? तो इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि नहीं। वेनलाओ कहता है कि निकलो यहाँ से।
वैसे भी तुमसे कोई लड़की अगर प्यार करेगी तो वो इस दुनिया की सबसे अनलकी लड़की होगी। ये दोनों भी महल के लिए वापस आ रहे थे। बूमेंग ने तो इतना सारा सामान खरीदा था अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए। चीशुआंग उसे कहता है कि तुम मुझसे कुछ लेटर के बारे में बातें कर रही थी, पर आज तक तुम्हारा कोई भी लेटर मुझे नहीं मिला है, इसीलिए तुम मुझे बता दो कि उस लेटर में तुमने क्या लिखा था। बूमेंग कहती है कि उस लेटर में मैंने लिखा था कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करो। इतना सुनकर ही चीशुआंग चुप हो जाता है। दोनों ही चुप थे और ये वाला पार्ट भी होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।